हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत दिन हो गए क्लास नहीं ले पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। एक्चुअल में हुआ ये था कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से इतने दिनों तक मैं बेड रेस्ट पे थी और इतने दिनों तक मैंने कोई भी ऑफलाइन क्लास भी नहीं ली है। एंड फिर अभी थोड़ा ठीक है, तो फिर ऐसा चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी तो इसी वजह से अब हम वापस अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन भी मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। तो ऑनलाइन क्लासें हमारी वापस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप सभी अब कंटिन्यू बने रहिए। इतने दिनों तक जो आपकी पढ़ाई में आपको परेशानी हुई है मेरी वजह से, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे परेशान हुए हैं, जितने भी इस चैनल से बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनकी जो बच्चे हैं वो इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, उन बच्चों की बहुत ज़्यादा पढ़ाई ख़राब हुई है। मुझे पता है, क्योंकि सर ने भी मुझे बताया था जब मैं कोचिंग आई थी कि भाई बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैसेज आए हैं। एक्चुअल में मैं भी उनको चेक नहीं कर पाई थी, मेरी थोड़ी तबीयत ही ज़्यादा कुछ ऐसी ख़राब हो गई थी, तो मैंने भी चेक नहीं किए थे कमेंट्स। बट सर ने कहा कि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं बच्चों के, बच्चे परेशान हो रहे हैं, अगर आपकी अब तबीयत ठीक है तो आप क्लास लीजिए। तो हालांकि वैसे तो अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी क्लासेज जो हैं वो अब कंटिन्यू रख पाऊँ। ये भी पता है मुझे कि मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, बट अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें तो मेरा कोई बस नहीं था कि अचानक से एक्सीडेंट हो गया तो। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी, जैसे अपना फोर्थ चैप्टर अपना चल रहा था, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, ठीक है। और उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ये बताया था कि हमारी अब एक ही क्लास बची है जो कि आज कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद में अपना फोर्थ चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ चैप्टर, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा मांग आ रही थी कि आप जो अगला वाला चैप्टर है वो फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो हम कंटिन्यू ही रखेंगे चैप्टर को, जैसे फिफ्थ है, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में से कोई भी चैप्टर उठा लिया, ठीक है। तो आगे जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी तो हमेशा चलने वाली है, ये तो कोई बंद होने वाली है नहीं। तो आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, वो भी जब इसको पढ़े तो बिल्कुल आप उनको बोल सकते हो कि भाई इस चैनल के ऊपर ये क्लासेज जो है वो कंटिन्यू डाल रखिए। हर एक टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपका अभी तक छूटा नहीं है। और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि कोई भी ऐसा ईजी से ईजी टॉपिक भी आपका ना छोड़ूँ, है ना। ये नहीं कि भाई चलो ये ईजी आप पढ़ लेना, ऐसा नहीं करूँगी मैं। आपकी सारी क्लासें, सारे टॉपिक वाइज बिल्कुल एक क्रम में मैं कोशिश करूँगी लेने की, ठीक है। तो हम लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फोर्थ चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है, अभी भी बताया मैंने, जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। उसके अंदर तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, बहुत कुछ पढ़ लिया है हमने। लेकिन लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो हमने पढ़ा था ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। यानी कि यदि कोई महिला और पुरुष हैं जिनकी शादी को बहुत साल हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, और उनके बीच में सेक्सुअली इंटरकोर्स की क्रिया भी हो रही है, यौन संबंध भी बन रहे हैं बिना किसी अवरोध के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंडोम यूज़ कर रहे हैं फिर भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो बिना किसी अवरोध के वो अपने यौन संपर्क को बनाए रख रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि उनके कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो उसके लिए कुछ ऐसी तकनीकें अपनाई जाती है जिससे कि वो भी माता पिता बन सकते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वो हमने स्टार्ट की थी और हमने उसमें कुछ विधियां पढ़ी थी, जैसे कि हमने पढ़ा था IVF के बारे में। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि आप इसका पूरा नाम लिखो, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, बट थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं। मुझे पता है 2 हफ्ते लगभग हो चुके हैं, इससे ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो क्लासें नहीं आ पाई है, तो बच्चे शायद भूल भी गए हों कि पिछली बार हमने पढ़ा क्या है। और नए बच्चे हैं तो उनका भी एक नई तरीके से मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, तो बीच का कोई भी ऐसा नहीं कि बीच में से उठा दिया तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। IVF के बारे में हमने पढ़ लिया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इन विट्रो का मतलब होता है बाहर, लेब के अंदर, है ना, इन द लेब के अंदर जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो उसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि जो पुरुष होता है उसका कुछ स्पर्म लिया जाता है एक टेस्ट ट्यूब में,
और जो महिला होती है उसके अंडाणुओं को लिया जाता है। महिला को पहले हार्मोन्स दिए जाएंगे जिससे उसके अंदर अंडाणु बनेंगे और उसके अंडाणु को लिया जाएगा, फिर उनको पेटी डिश में डालकर दोनों का निषेचन करवाया जाएगा। इसे ही हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब युग्मनज बन जाएगा, जिस पेटी डिश में हमने इसको डाला, जब युग्मनज मान लो ये बन गया है, तो इस युग्मनज को अब ट्रांसफ़र किया जाएगा कहाँ पर, फीमेल की बॉडी में। और बॉडी में भी कहाँ पर, ऐसा तो नहीं कि कहीं पे भी, फेफड़े में, हृदय में, कहीं पे भी कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। कहाँ करेंगे, इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जैसे गर्भाशय हो गया या फिर फेलोपियन ट्यूब हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर मान लो कि 8 कोशिका बनने से पहले, 8 सेल स्टेज से पहले इस युग्मनज को या भ्रूण को आप बोल सकते हो, अगर इसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसके बाद में वो बिल्कुल उसी तरह से कहाँ पर आ जाता है, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से ही, अगर वो यहाँ पर नेचुरली यहाँ पर आ जाता है, किसमें, गर्भाशय में, और गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम में वो अंतःस्थापित हो जाएगा बाद में। लेकिन आप इसे ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हो, फेलोपियन ट्यूब में कर रहे हो। तो अगर फेलोपियन ट्यूब में आप इसे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इसे एक स्पेशली नाम दिया जाता है, जिसका नाम क्या था, जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब क्या होता है, जाइगोट, जेड फॉर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है कि जब एम्ब्रियो को, एक्चुअल में ये एम्ब्रियो बनता नहीं है बट उसे बोल देते हैं, या फिर जाइगोट आप बोल सकते हो, युग्मनज बोल सकते हो। तो युग्मनज जो है जब बन गया था, लेकिन 8 कोशिका से पहले, 8 कोशिका बनने से पहले अगर उसे कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उसे हम बोलते हैं जिफ्ट या ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। और अगर मान लो कि इसे 8 कोशिका बनने के बाद, 8 कोशिका बन जाए, उसके बाद में अगर इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए, डायरेक्ट यूट्रस के अंदर, यानी कि गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो इसे हम बोलते हैं IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ आपको, यहाँ पर ये IUT है, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र है। एक आपके आगे आएगा IUI, ये आगे आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही अलग है, पूरी तरह से बिल्कुल अलग चीज़ें हैं ये। IUI अलग है, IUT अलग है। IUT का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, एंड IUI क्या है वो मैं आगे बताऊँगी, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि देखो, अगर मान लो कि किसी में स्पर्म जो है फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, या कम हो रहा है, या मान लीजिए कि अंडाणु जो है, अंडाणु की आने में, यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे माता पिता के लिए ये विधि अच्छी हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास के अंदर, थोड़ा सा रिवाइज करवा रही थी बस मैं। नेक्स्ट जो हमारी विधि आती है वो आती है GIFT, जिसे आप भले ही अपनी भाषा में गिफ्ट बोल दो, कोई बात नहीं, गिफ्ट बोल दो इसको। गिफ्ट जो है वो ज़्यादातर किसको पसंद होते हैं, गर्ल्स को होते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है गिफ्ट लेना, ठीक है। देना भले ही पसंद नहीं हो, बट लेना तो हर किसी लड़की को पसंद होता है। अच्छा, लड़की का यहाँ पे मैं नाम क्यों ले रही हूँ, ऐसा नहीं कि लड़कों को गिफ्ट लेना पसंद नहीं है, सभी को पसंद है, बट मैं यहाँ पर स्पेशली लड़की की बात कर रही हूँ। इसका मतलब कि ये विधि जो है वो महिला से संबंधित है, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसका फुल फॉर्म मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम देखते हैं कि गिफ्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई महिला है जो बहुत ही दुखी है। क्यों दुखी है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं हो पा रहा है, एग फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। ये दुखी है, ये स्माइल क्यों करी, ये बेचारी दुखी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई, इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसके अंदर जो अंडाशय हैं इसके, वो अंडाशय के अंदर क्या नहीं हो पा रहा है, एग फॉर्मेशन, यानी अंडाणु का निर्माण नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलो ये इसका गर्भाशय वगैरह बना देते हैं अपन। बायोलॉजी के स्टूडेंट होकर अगर मान लो आप डायग्राम के शौकीन नहीं हो तो फिर क्या मतलब, है ना, क्योंकि इनमें तो ज़्यादातर अपन डायग्राम वगैरह बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो ये देखो, ये क्या है, अंडाशय है इसका,
और अंडाशय में प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके अंदर अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है, अंडाणु नहीं बन पा रहा है। अब आपको भी पता है जब अंडाणु ही नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, निषेचन कैसे होगा, और जब निषेचन ही नहीं होगा तो ये माँ कैसे बनेगी, नहीं बन सकती ना। बट ये बहुत उदास है और ये कह रही है कि मुझे तो मम्मा बनना है। तो मम्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एग होना ज़रूरी है। ये कहती है मुझे मम्मा भी बनना है, बट वैसे ऐसा नहीं कि मतलब बाहर फर्टिलाइजेशन कर लो या कुछ और कर लो, नहीं, मुझे बिल्कुल नेचुरली तरीके से मम्मा बनना है। ठीक है, बिल्कुल नेचुरल, जैसे हर औरत माँ बनती है वैसे ही इसको भी माँ बनना है। अब ये क्या करेगी, अब ये करेगी कि कोई मान लो इसकी फ्रेंड है ना, कोई फ्रेंड हो सकती है या कोई भी रिलेशन में हो सकती है, रिलेशन में नहीं भी हो तो चलेगा, रिलेशन जरूरी थोड़ी है, कोई भी और औरत जिससे ये बात कर सके उसका एग ये अपने पास ले सके। तो मान लो ये किसी औरत के पास गई, ठीक है, कोई और औरत है जिसके पास ये गई जो कि बहुत ही खुश नज़र आ रही है हमें, ये बड़ी हैप्पी है, ठीक है। और ये हैप्पी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर तो क्या हो रहा है, एग फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो कह रही है भाई मेरे अंदर तो एग फॉर्मेशन हो रहा है। इसके जो अंडाशय हैं, अंडाशय के अंदर अंडाणु बन रहे हैं। ये कहती है बहन तू मुझे क्या कर दे, अपने अंडाणु को दे दे, तेरे पास तो खूब बन रहे हैं, वैसे कमी तो है नहीं, ठीक है, तो अपने अंडाणु को किसको दे दे, इसको दे दे। तो ये क्या करेगी, ये नहीं है एक्चुअल में, ये थोड़ी दोनों औरतें थोड़ी करेगी, ये तो आपको भी पता है। तो ये क्या करती है, मान लो कि इस औरत ने क्या किया, यहाँ से इसके अंडाणु को लेकर किस में ट्रांसफ़र कर दिया, अपनी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया। ये नहीं करेंगी, जो भी करना होगा डॉक्टर्स वगैरह करेंगे, बट मैं समझाने का तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर इसने क्या किया, ये मान लो कि ए नाम की औरत है, ये बी नाम की औरत है, ठीक है। तो ए ने बी से क्या ले लिया, अंडाणु को उधार ले लिया, उधार नहीं एक्चुअल में गिफ्ट में दे दिया, ठीक है। इसने इसको अपना अंडाणु क्या दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से अंडाणु को, एक औरत से अंडाणु को लेकर दूसरी औरत के जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पर ट्रांसफ़र करने की विधि को क्या कहा जाता है, गिफ्ट कहा जाता है। गिफ्ट नहीं, GIFT, गिफ्ट। अब इसका फुल फॉर्म क्या है वो देखते हैं। फुल फॉर्म क्या है, गेमेट इंट्रा फैलोपियन, गेमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब समझ में आया इसका मतलब क्या है, देखो गैमेट, गैमेट का मतलब कौन सा गैमेट, अंडाणु की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये गैमेट ही तो है। गैमेट का मतलब होता है युग्मक, युग्मक कौन सा, अंडाणु, ठीक है। अंडाणु को इंट्रा यानी कि अंदर, यहाँ पर किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या किया, ट्रांसफर कर दिया इसने। यहाँ से लेकर अंडाणु को कौन सी दूसरी जो महिला थी जो कि बहुत उदास थी, उसके अंदर अंडाणु नहीं बन रहे थे, तो अंडाणु को यहाँ से लेकर किस में ट्रांसफ़र कर दिया, इसकी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया। इसी को हम कहते हैं GIFT, यानी कि गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। आगे बात समझ में, तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए GIFT की फुल फॉर्म क्या है, तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। और आप हिंदी में अगर मान लो इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, गैमेट का मतलब क्या होता है, युग्मक, अंतः फैलोपियन लिखा, अंडवाहिनी में स्थानांतरण, कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। बट इतना हिंदी में क्यों जानना है, जब इतनी इंग्लिश में तो मुझे लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी, है ना। इससे फ़ायदा क्या है, जैसे कि आप जैसे देख लो, ये G फॉर गैमेट, I फॉर इंट्रा, F फॉर फैलोपियन, T फॉर ट्रांसफ़र, ट्यूबनी ट्रांसफ़र, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मतलब आसानी से आप कोई भी शब्द आपका छूटेगा नहीं, आप आराम से समझ सकते हो इसको। और ये आएगा तो GIFT आएगा, इसको तो आप क्या हिंदी में लिखोगे, ठीक है। तो आगे इस बात समझ में, इसमें होता क्या है कि एक महिला जिसके अंदर अंडाणु नहीं बन पा रहा है, वो महिला किसी और महिला से अंडाणु को लेकर अपने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दे, इस विधि को क्या कहते हैं, GIFT कहते हैं। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर तो अंडाणु ही तो आया है, फिर निषेचन की प्रक्रिया कैसे होगी भैया। जैसे कि ये जो महिला है ये अपने ही हस्बैंड के साथ में इंटरकोर्स की क्रिया वैसे ही नेचुरल तरीके से करेगी, फिर यहाँ से आएंगे शुक्राणु, और शुक्राणु क्या करेंगे, इसको
फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, यहाँ फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी अंडाणु और शुक्राणु की, और फिर यहाँ पर युग्मनज बन जाएगा। जब युग्मनज बन जाएगा तो वो बिल्कुल नेचुरली प्रोसेस के द्वारा ही कहाँ पर आ जाएगा, यूटेरस के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर आ जाएगा, और गर्भाशय में आकर एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगा, अंतः स्थापित हो जाएगा, और बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस की तरह ही क्या हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब क्रियाएं नॉर्मली हो गई थी। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, सिर्फ अंडाणु नहीं बन रहा था, बाकी सब चीज़ें इसमें हो सकती है। निषेचन की प्रक्रिया भी हो सकती है इसके अंदर बच्चे का डेवलपमेंट भी हो सकता है, गर्भाशय में जो युग्मनज है वो आ सकता है, अंतःस्थरोपण की क्रिया भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, बस अंडाणु नहीं बन रहा था। तो वो प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दी। यहाँ से अंडाणु को लेकर कहाँ ट्रांसफर कर दिया, फैलोपियन ट्यूब में। इसी को क्या कहते हैं, GIFT कहते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दो, इसको मिटा दो। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो विधियां आती है उसको पहले मैं लिख लेती हूँ नाम आपके सामने। अब हमें पढ़ना है AI, नाम बाद में बताऊंगी, चलो लिख ही लेती हूँ मैं। इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये तो मुझसे ना यहाँ पे टेढ़े बहुत हो जाते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो चलो पहले मैं बता ही देती हूँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक पुरुष है, ठीक है, ये कोई पुरुष है, इसके अंदर दो प्रकार की परेशानी हो सकती है। पहले समझना इस चीज़ को कि क्या क्या कंडीशन होने पर कौन कौन सी विधि को अपनाएंगे। इस पुरुष में दो प्रकार की समस्या है। क्या समस्या है इसमें कि ये तो पता नहीं क्या ही बन गया। इसमें समस्या ये है, पहली चीज़ तो इसके अंदर ये हो सकती है कि या तो इसमें शुक्राणु का उत्पादन क्या हो, कम हो, शुक्राणु का निर्माण कम हो। ठीक है, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें शुक्राणु कम बन रहे हैं। शुक्राणु कम बनने का मतलब आपको पता है कि एक बार जब इजैक्यूलेशन होती है तो उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर आते हैं, लेकिन मान लो इसके अंदर इतने नहीं बन रहे, ठीक है, और बाहर कितने आ रहे हैं, मान लो 100 मिलियन ही आ रहे हैं, 50 मिलियन ही आ रहे हैं, ठीक है, तो कम बनने का मतलब ये हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि इसके पेनिस के अंदर यानी कि जो लिंग है इसका, उसके अंदर तनाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो पेनिस है उसमें इरेक्शन की प्रॉब्लम है, तो लिंग में तनाव उत्पन्न नहीं होना। दो कंडीशन हो सकती है। अब ऐसी समस्या में क्या किया जाए, अगर शुक्राणु कम बन रहे हैं, समझना इस चीज को ध्यान से, अगर मान लो शुक्राणु कम बन रहे हैं तो आपको ये तो पता है कि, पहले मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ। ये मान लो कि इसकी फीमेल का गर्भाशय है, ये इसकी फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब वगैरह सब कुछ बना दिया मैंने। अब समझना ध्यान से, अगर मान लो इसके शुक्राणु बन रहे हैं कम, अगर शुक्राणु पहले से ही कम है तो आपको ये तो पता है ना कि जैसे मान लो कि फीमेल के अंदर तो अंडाणु बन रहा है, इसकी मान लो कि जो फीमेल है, इसकी जो वाइफ है, इसके अंदर तो अंडाणु बन रहा है और अंडाणु फैलोपियन ट्यूब तक आ गया। लेकिन अगर पहली कंडीशन हम देखें तो इसमें मान लो कि शुक्राणु ही कम बन रहे हैं। शुक्राणु कम बनने का मतलब कि 200 मिलियन से कम बन रहे हैं, 200 मिलियन 100 मिलियन हो सकते हैं, 50 मिलियन हो सकते हैं। अब आपको पता है कि जब अगर 200 से 300 मिलियन भी अगर स्पर्म बनते हैं
ठीक है, तो भी वो कहाँ नहीं, पूरे के पूरे सारे के सारे थोड़ी अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। इनमें से केवल 100 से 200 ही 200 ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 समझ लो आप, 200 समझ लो आप, 200 शुक्राणु ही कहाँ तक पहुंच पाते हैं, अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। तो अगर पहले से ही शुक्राणु कम बन रहे हैं तो पहुंचेगा क्या, अंडाणु तक जाएंगे कितने। और अंडाणु तक अगर मान लो अच्छे से शुक्राणु नहीं पहुंच पाए, शुक्राणु ही नहीं पहुंच पाया, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसे होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना आप इस चीज़ को कि अगर शुक्राणु ही कम बन रहे हैं तो सारे के सारे शुक्राणु वैसे भी 200 से 300 मिलियन बनते हैं, तो क्या 200 से 300 मिलियन के मिलियन सारे के सारे अंडाणु तक थोड़ी पहुंच पाते हैं। अंडाणु तक तो केवल 200 पहुंच पाएंगे, और उसमें पहले ही देखो कितनी ज़्यादा संख्या में से सिर्फ 200 पहुंच पा रहे हैं। तो अगर पहले से ही 100 मिलियन बने या और भी कम हो जाए इनसे, तो फिर तो पहुंचेगा ही क्या, कुछ नहीं पहुंचेगा। सारे के सारे शुक्राणु को यहीं पर भक्षण की क्रिया द्वारा मार दिया जाएगा। मैंने पहले भी बताया था आपको कि वेजाइना के अंदर भी एसिडिक माध्यम होता है, यानी कि अम्लीय माध्यम होता है, जिसकी वजह से भी शुक्राणु मर जाते हैं। और यहाँ पर कैपेसिटेशन रिएक्शन होती है, और बाकी यूटेरस के कुछ स्त्राव भी आते हैं जो भी शुक्राणु को बहुत सारी भक्षण की क्रिया कर देते हैं। फेगोसाइट्स कोशिकाएं होती है यहाँ पर वेजाइना के अंदर, यूटेरस के अंदर, तो वो भी क्या करती है, शुक्राणु को मार डालती है। तो इतने अगर शुक्राणु मर जाएंगे तो फिर अंडाणु तक पहुंचेगा क्या। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि लिंग में अगर तनाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी कि पीनस में इरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर इरेक्शन नहीं हुआ तो वो अच्छे से वेजाइना के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, और वेजाइना में जब वो पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाएगा तो शुक्राणु अंदर जाएंगे कैसे, शुक्राणु अंदर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, ऐसी कंडीशन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, इस विधि का उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उपयोग कैसे करेंगे, सबसे पहले इस व्यक्ति से बोलेंगे कि भाई तू अपने शुक्राणु दे, जितने भी बन रहे हैं चल दे दे, मान लो कम भी बन रहे हैं तो भी इसको दे दे। और किस में भर देंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर भर देंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, एक इंजेक्शन लेंगे, ठीक है, एक इंजेक्शन लेंगे। इस इंजेक्शन के अंदर किसको भर देंगे, शुक्राणुओं को भर देंगे। इसके अंदर मान लो कि ये शुक्राणु भर दिए आपने, ठीक है, ये शुक्राणु भर दिए, और इस इंजेक्शन से शुक्राणुओं को कहां पर पहुंचा दिया जाएगा, या तो अगर मान लो कहां पर पहुंचा दिया जाए, अगर मान लो वेजाइना के टॉप मोस्ट पार्ट पर पहुंचा दिया जाए, वेजाइना के ऊपर यानी वेजाइना के अंदर पहुंचा दिया जाए, ठीक है, इसे हम कहते हैं वेजाइनल ट्रांसफर। इसे हम क्या कहते हैं, वेजाइनल ट्रांसफर। ठीक है, या तो अगर आप शुक्राणु को कहां पर पहुंचा रहे हो, केवल वेजाइना के टॉप मोस्ट पार्ट पर पहुंचा रहे हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे। अब देखो टॉप मोस्ट पार्ट पर पहुंचाने का कारण क्या है, एक मिनट मुझे चेक कर ले दो कि वेजाइनल ट्रांसफर है कि इंसेमिनेशन है। हाँ, ट्रांसफर ही है, सही है, वेजाइनल ट्रांसफर, ठीक है, योनि स्थानांतरण। तो अगर शुक्राणु को कहां पर पहुंचा दिया जाए कि वेजाइना के टॉप मोस्ट पार्ट पर पहुंचा दिया जाए, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे वेजाइनल ट्रांसफर। वीटीपी आप शॉर्टकट में बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अच्छा ये कब होना चाहिए, यहाँ पर कब पहुँचाना चाहिए, जब अगर मान लो इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इरेक्शन यानी शुक्राणु तो पूरे बन रहे हैं लेकिन केवल दिक्कत आ रही है इरेक्शन के अंदर, पीनस का इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, यानी पीनस सही से तनाव में नहीं आ पा रहा है, तब तो किस विधि का उपयोग कर सकते हैं, वेजाइनल ट्रांसफर का, जिसमें शुक्राणु को लेकर कहाँ पर पहुँचा दिया जाए, वेजाइना के टॉप मोस्ट पार्ट पर, और फिर ये इसी तरह से बिल्कुल गमन करते हुए कहाँ पर चले जाएंगे, अंडाणु के पास चले जाएंगे, और अंडाणु से क्या कर लेंगे, निषेचन की क्रिया कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरी विधि, अगर मान लो शुक्राणु ही कम बन रहे हैं तो फिर, अगर शुक्राणु ही कम बन रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा और लंबा कर दो। ये जो सिरिंज है, इस सिरिंज की जो नलिका है इसको और थोड़ा लंबा कर दो, और कहाँ पर डाल दो, शुक्राणु को कहाँ पर डाल दो आप, डायरेक्ट यूटेरस के अंदर डाल दो। तो इसे अब हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, चलो ये वाली प्रक्रिया तो क्या हो गई, वेजाइनल ट्रांसफर।
वेजाइनल ट्रांसफर। और जब अगर मान लो शुक्राणु को कहाँ पर डाल दिया जाता है, गर्भाशय के अंदर डाल दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं IUI। बोला था ना एक IUI आएगा। इसका मतलब क्या है, IUI का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। IUI इंट्रा यानी कि अंदर, कहाँ पर, गर्भाशय में, यूटेराइन यानी गर्भाशय, और इंसेमिनेशन यानी कि आपने क्या किया, इसको इंसेमिनेट किया, किसके अंदर, यूटेरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कब होगी, जब शुक्राणु ही कम बन रहे हैं। आप देखो मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे शुक्राणु को पहले से शुक्राणु कम बन रहे हैं और शुक्राणु को अगर आपने यहीं पे डाल दिया, वेजाइना के अंदर ही डाल दिया, तो शुक्राणु वैसे ही मर जाएंगे। वो तो वही वाली प्रोसेस हो गई। फिर इसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या रह जाएगा। तो आप डायरेक्ट कहाँ डाल दो, गर्भाशय में, ताकि कम से कम मरे और जल्दी से जल्दी वो कहाँ पहुँच जाए, अंडाणु तक पहुँच जाए, ठीक है। आगे बात समझ में, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के कितने तरीके हैं या कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार है। पहला है वेजाइनल ट्रांसफर और दूसरा है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। इंसेमिनेशन है, अब वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर पढ़ा था आपने, T4 ट्रांसफर था वहाँ पर। यहाँ पर आई है इंसेमिनेशन है, ठीक है ना। इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे भी कंफ्यूज हो गई थी कि भाई यहाँ पे ट्रांसफर होगा कि इंसेमिनेशन होगा, ट्रांसफर ही है, ठीक है ना। तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन 2 प्रकार हो गए इसमें, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी समस्या आएगी। एक बार वापस सुनेंगे ध्यान से। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई पुरुष है जिसमें 2 प्रकार की समस्या है, या तो उसमें शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं, यानी मतलब बहुत कम बन पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कह सकते, बहुत कम बन पा रहे हैं, या फिर उसमें लिंग जो है उसमें तनाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम विधि का उपयोग करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, जिसमें शुक्राणु को लेकर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, कृत्रिम वीर्य सेचन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब कृत्रिम वीर्य सेचन, जिसमें शुक्राणु को लेकर मादा के शरीर में पहुंचाया जाता है सिरिंज के द्वारा, ठीक है। तो उसमें कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं, या तो आप वेजाइनल ट्रांसफर करो, अगर मान लो इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो फिर क्या कर सकते हैं, तनाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि शुक्राणु को किसी सिरिंज के अंदर लेकर वेजाइना के टॉप मोस्ट पार्ट पर छोड़ देते हैं, और यहाँ से गति करता हुआ वो कहाँ चला जाता है, अंडाणु के पास चला जाता है। इसे तो हम क्या कहते हैं, वेजाइनल ट्रांसफर कहते हैं। और अगर मान लो कि उसके अंदर शुक्राणु ही बहुत कम बन पा रहे हैं, तो यहाँ छोड़ने का तो कोई मतलब है नहीं, आगे छोड़ो ना, ताकि आप, अगर आप आगे इनको शुक्राणु को आगे छोड़ोगे तो यहाँ का जो पार्ट है जिसमें ये गति करते करते जाते और शायद मर जाते, तो वो कवर हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पर छोड़ेंगे तो जल्दी से जल्दी वो अंडाणु तक पहुँच पाएंगे, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, हो गया। एक लास्ट विधि बची है इसकी, वो पढ़ लेते हैं। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, वैसे मैं 3 4 बार एक ही चीज़ को समझा रही हूँ, और फिर भी नहीं आ रहा है, तो वापस इस क्लास को आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना। एक बार में तो समस्या होती है पढ़ने में। नेक्स्ट जो विधि है वो है हमारी ICSI। कोई भी बच्चा ये नाम देख कर डरेगा नहीं, ऐसा नहीं कि इतने भयंकर भयंकर नाम है, कितना याद करें, ये सब याद हो जाएगा। आपको विधि याद है तो ये नाम भी याद हो जाएंगे, इसलिए मैं नाम बाद में बताती हूँ, पहले विधि समझा देती हूँ। अब मान लो कि कोई पुरुष है, ठीक है, जो बेचारा बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, और इसकी शादी हुई थी लेट। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें शुक्राणु भी अच्छे से बन रहे हैं, सब कुछ नॉर्मली हो रहा है, शुक्राणु अच्छे बन रहे हैं, पीनस में इरेक्शन की दिक्कत भी नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। बट क्योंकि ये बूढ़ा हो चुका है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि इसके जो शुक्राणु हैं उस शुक्राणु के अंदर निषेचन की क्षमता, या यूं कह सकते हैं हम अंडाणु को भेदने की क्षमता नष्ट हो चुकी है।
शुक्राणु जो है वो अंडाणु को निषेचित नहीं कर सकता है, यानी अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, कितनी कोशिश कर ली पर शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है? तो सबसे पहले वही प्रक्रिया है, क्या करेंगे, शुक्राणु को ले लेंगे, किस में ले लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, परख नली के अंदर इसके शुक्राणु को ले लेंगे। अब क्या किया जाएगा, इस शुक्राणु को किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एक पेट्री डिश में ले लेंगे, एक कांच के पात्र में ले लेंगे। ठीक है, और कांच के पात्र में मान लीजिए कि इसके शुक्राणु को डाल देंगे। उससे पहले इसकी जो वाइफ है उसका क्या ले लेंगे, अंडाणु ले लेंगे। ये ले लिया अंडाणु, ठीक है, पहले से अंडाणु रख रखा है उसके अंदर। अब क्या करेंगे, एक सिरिंज लेंगे, और इस सिरिंज के अंदर इसके शुक्राणु को भर देंगे। एक इंजेक्शन लेंगे, सिरिंज का मतलब इंजेक्शन, ठीक है ना, एक इंजेक्शन लेंगे, दूसरे कलर में बना देती हूँ। ये इस तरह से, और क्या करेंगे, जो शुक्राणु है, जो कि पुरुष का शुक्राणु जो कि इसके अंदर पड़ा था, है ना, ये इसके अंदर शुक्राणु पड़े हैं, उस शुक्राणु को डायरेक्ट किस में इंजेक्ट करवा देंगे, इस अंडाणु के अंदर इंजेक्ट करवा देंगे। अंडाणु के अंदर डायरेक्ट प्रवेश करवा दिया। ठीक है भाई, प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर? प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर शुक्राणु जो थे, इसमें जो शुक्राणु बन रहे थे, शुक्राणु तो प्रॉपरली बन रहे हैं, बट शुक्राणु जो है वो अंडाणु को भेद नहीं सकते, अंडाणु के अंदर नहीं जा सकते, वो प्रवेश नहीं कर सकते। तो प्रवेश हम करवा देते हैं ना, ठीक है, ये नहीं करवा पा रहा है तो कैसे करवाएंगे? बस क्या लेना है, इंजेक्शन। हम का मतलब कोई भी बच्चा यहाँ पर ये नहीं ले कि भाई हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत ही हार्डली प्रोसेस होती है, एंड ऐसे कहीं पे भी होती नहीं है ये सारी चीज़ें, हर शहर में बहुत मुश्किल से हो पाती है, तो सभी जगह पर उपलब्ध नहीं है और बहुत ही महंगी प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कर पाएगा, लेकिन जो भी डॉक्टर्स करेंगे वो कैसे करेंगे कि इसको शुक्राणु को कहाँ ले लिया, पहले सिरिंज के अंदर ले लिया, और फिर उस शुक्राणु को डायरेक्ट किस में डाल दिया, अंडाणु के अंदर डाल दिया। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं ICSI। अब ये देखो, इसके अंदर अंडाणु है, अंडाणु के अंदर क्या पड़ा है, इसका साइटोप्लाज्म पड़ा है, यानी कोशिका द्रव्य पड़ा है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर डायरेक्ट शुक्राणु को प्रवेश करवा दिया। ठीक है, इसका मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंट्रा यानी अंदर साइटोप्लाज्मिक, C4 साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या बोलेंगे, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा यानी अंदर, साइटोप्लाज्मिक यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर, अंडाणु के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को डाला, इंजेक्ट करवाया, इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट करवाया, इसे हम कहेंगे ICSI। ठीक है, तो आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि कौन सी कंडीशन में कौन सी विधि अपनाई जाएगी। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कोई व्यक्ति है जिसमें शुक्राणु का निर्माण बहुत कम हो रहा है, उसमें शुक्राणु कम बन रहे हैं, बताइए आप किस विधि का उपयोग करके उसे पिता बनने का सुख प्राप्त करवा सकते हैं। कैसे करवाओगे भैया? अगर शुक्राणु कम बन रहे हैं तो ऑप्शन में अगर आपको दे दिया जाए, जैसे मैं आपके सामने ऑप्शन रख रही हूँ, ठीक है, ऑप्शन में मैं आपको सामने क्या रख रही हूँ, पहले क्वेश्चन आपने समझ लिया ना, ऑप्शन में आपके पास में रख रही हूँ, पहला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दूसरा अभी अपन ने पढ़ा है ICSI, ठीक है, तीसरा आप कोई भी ले लीजिए, IVF ले लीजिए, और चौथा है GIFT। और यहाँ पर एक काम कीजिए आप, कौन सा ले सकते हैं हम ऑप्शन में, मुझे कुछ ऑप्शन ही याद नहीं आ रहे, क्या करूँ मैं? अदर कोई भी ऑप्शन ले लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है, एक मैं आपको छोड़ रही हूँ, या फिर मान लो कि मैं यहाँ पे GIFT लिख लेती हूँ और ये सभी लिख लेती हूँ, लास्ट ऑप्शन है ये सभी, ठीक है। अब बताइए, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं लिख लेती हूँ मैं। क्वेश्चन है आपके सामने क्या कि यदि किसी पुरुष के अंदर
शुक्राणु का निर्माण कम हो रहा है तो आप इनमें से कौन सी विधि का उपयोग करके उसे पिता प्राप्त करने का सुख प्राप्त करवा सकते हैं, या मान लीजिए कि आप उसे कौन सी सलाह देंगे, कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए। तो आंसर क्या दोगे आप, फटाफट कमेंट करो। आंसर क्या होगा इसका, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बच्चों को ये लग रहा होगा कि भाई पहले शुक्राणु कम बन रहे हैं तो हम एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट शुक्राणु को लेकर, जो कम बन रहे हैं वैसे भी, तो डायरेक्ट शुक्राणु को लेकर किसमें प्रवेश करवा दे, अंडाणु के अंदर, तो बचत हो जाएगी। बचत करके क्या करना है, खाते में जमा करना है क्या उसको। अरे यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो फिर इससे शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करवाया जाएगा, इसे हम कह देंगे ICSI। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है तो ये विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगर शुक्राणु कम बन रहे हैं या इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उपयोग करेंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, खत्म है ये अपना टॉपिक, हो गया। चलो, इसमें तो वैसे स्क्रीनशॉट लेने जैसा कुछ था नहीं, बेटा याद करने के लिए आप ये छोटे मोटे डायग्राम वगैरह अपने कॉपी के अंदर बना सकते हो। लास्ट जो हमारा इस लेसन का टॉपिक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको, लेसन खत्म होने वाला है बस इस छोटे से टॉपिक के बाद में। और उस टॉपिक का नाम क्या है, STD, यानी कि यौन संचारित रोग। इसी को हम STD भी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। इसी का अन्य नाम है रतिज रोग, इसी का अन्य नाम है जनन मार्ग संक्रमण, जनन मार्ग संक्रमण, रतिज रोग, यौन संचालित रोग STD। ठीक है, रतिज रोग को ही VDB वेरेनियल डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी को हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, वेनेरियल डिजीज, रतिज रोग, तीनों के तीनों नाम इसी के हैं। ठीक है, एक ही है ये सारे नाम, तो किसी भी नाम से अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो हम पढ़ते हैं कि ये रोग होते क्या हैं। भैया आपको ये पता है कि रोग किसी भी कारण से फैल सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, फैल सकते हैं। हमें सभी कारणों का पता नहीं रखना है इसमें, हमें सिर्फ ये कारण का पता रखना है कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति, कोई भी नर और मादा आपस में संभोग की क्रिया कर रहे हैं, इंटरकोर्स की क्रिया कर रहे हैं, यानी कि यौन संबंध बना रहे हैं, अगर उस यौन संबंध की वजह से कोई भी व्यक्ति को कोई भी रोग होता है, उस यौन संबंध की वजह से व्यक्ति को कोई भयंकर रोग होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यौन संचारित रोग कहेंगे। यौन संबंध के द्वारा फैलने वाले रोग, संचारित यानी फैलना, तो यौन संचारित रोग किसे कहेंगे, यदि किसी भी यौन संबंध के कारण कोई भी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, यौन संचारित रोग कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यौन संचारित रोग बहुत कारणों से फैल सकता है, जैसे कि पहला कारण तो यही हो गया कि अगर मान लीजिए कि उन्होंने किसका उपयोग नहीं किया हो, जो कंडोम वगैरह है, अगर उनका उपयोग नहीं किया है, यानी असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी यौन संचारित रोग फैल सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल चैप्टर है वैसे, ये टॉपिक है ये, तो इसमें कोई लिखवाने के या ऐसा नोट्स तो लिखवाने में तो खूब सारा मैं बोर्ड भर सकती हूँ, पर कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा ऐसे। तो किस किस कारण से फैल सकते हैं, ये पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति, एक फीमेल एंड मेल आपस में यौन संपर्क बना रहे हैं, लेकिन वो असुरक्षित यौन संबंध बना रहे हैं, यानी कि किसी भी कंडोम का यूज़ वो नहीं कर रहे हैं, तो भी क्या हो सकता है, STD हो सकता है। ठीक है, पहला कारण तो यही हो गया। कारण लिख रही हूँ यहाँ पे मैं, असुरक्षित यौन संबंध से। ठीक है, दूसरा कारण, दो ही मेन कारण होते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति
एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ में यौन संपर्क बनाता है, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ में, और वो भी बिना किसी सुरक्षा के साथ में, तो भी यौन ये संचारित रोग हो सकते हैं। यानी एक से अधिक या अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क बनाने से, यानी एक से अधिक व्यक्ति के साथ में यौन संपर्क की क्रिया कोई कर रहा है, जैसे कि मान लो मल्टीपल पार्टनर रख रहा है ना। और अच्छा, एक से अधिक का मतलब ये है, अच्छा एक जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कि कोई मेल है या कोई भी मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है। अगर मान लो उसके एक से ज़्यादा 5 पार्टनर हो गए, मान लो 4-5 पार्टनर हो गए जिसके साथ में उसने यौन संपर्क किया, ठीक है, यौन संपर्क बनाया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पांचों में से किसी को भी डिजीज़ नहीं है फिर भी उसको डिजीज़ हो जाएगा कि केवल इसलिए क्योंकि उसने बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में संबंध बनाया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनमें से किसी ना किसी को कोई ना कोई रोग होना चाहिए, अब 5 हो या 1 हो, भले 1 भी हो, अगर मान लो उसको भी डिजीज़ है, कोई रोग है, ठीक है, एसटीडी है उसको भी, तो उससे भी उस व्यक्ति को जो रोग है वो उसके अंदर फैल सकता है, ठीक है ना। सभी के साथ संपर्क बनाने से नहीं होता है, अगर मान लो आगे वाले को पहले से कोई रोग है तो ही ये रोग फैलेंगे, ठीक है। तो अधिक व्यक्तियों के यौन संपर्क बनाने से भी। अच्छा, अपनी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि सबसे ज़्यादा ये जो एसटीडी है वो कौन से व्यक्तियों में फैलता है, तो सबसे ज़्यादा ये 15 से 24 वर्ष की आयु तक के लोगों के अंदर ये सबसे ज़्यादा फैलता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो 15 से लगाकर 24 वर्ष की आयु तक के हैं, इनमें सबसे ज़्यादा एसटीडी फैलने का खतरा होता है, क्योंकि इनको पूरी नॉलेज नहीं हो पाती है कि किस प्रकार से किसी के साथ में संबंध बनाना है, कंडोम का यूज़ करना है कि नहीं करना है, ठीक है, इतना उनको नॉलेज नहीं होती है। और यहाँ तक कि जब इनको डिजीज़ हो भी जाए तो ये व्यक्ति ऐसे बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं, ठीक है, इस एज की, क्योंकि परिपक्वन क्षमता इतनी होती नहीं है भाई, 24 साल की उम्र तक के, 15 से 24 साल की उम्र के क्या बच्चे समझेंगे, तो उनको इतना नॉलेज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं और किसी को बताते भी नहीं है। अगर मान लो इनके अंदर रोग के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं और इनको पता भी चल गया कि भाई ये रोग हो रहा है अंदर, तो भी वो किसी को बताएंगे नहीं, डरेंगे, घबराएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के अंदर ये रोग फैलते हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो रोग हैं, एसटीडी जो रोग हैं, इनको उत्पन्न होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, कई वर्षों तक लग जाते हैं, कई समय लग जाता है। जैसे अपन एड्स की बात करें, है ना, एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो एड्स की अगर बात करें तो इसमें 17-18 साल तक लग जाते हैं रोग के लक्षण उत्पन्न होने में किसी व्यक्ति के अंदर, तो पता ही नहीं चलता है। फिर अचानक से जब ये बहुत ज़्यादा कंडीशन बन जाती है इन रोगों की, तब उस व्यक्ति की लास्ट में मृत्यु होना संभव ही होता है, ठीक है, फिर लास्ट में उसकी मृत्यु ही हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो पता ही नहीं चलता कि रोग उत्पन्न हो है या नहीं है। और कुछ ऐसे डिजीज़ है जैसे कि एड्स, हम बात करें एड्स की, हेपेटाइटिस की बात करें, तो इनके अंदर क्या होता है ना कि रोग उत्पन्न होने के वर्षों बाद में भी, या रोग उत्पन्न हो गया एक बार तो इनका कोई इलाज पॉसिबल नहीं है, फिर उसके बाद में उस व्यक्ति को मरना ही पड़ेगा। तो इसका उपाय क्या है? ऐसे कुछ रोग हैं इनमें से कि जिनका कोई उपचार नहीं है, तो उनका उपचार क्या है? बचाव ही उनका उपचार है। अगर बचाव कर रहे हैं तो वो सुरक्षित हैं। अब बचाव के उपाय कैसे हो सकते? कारण तो अपन ने पढ़ लिए, तो बचाव का उपाय यही है कि भाई पहली चीज़ तो ये कि किसका उपयोग करो? कंडोम का उपयोग करो, ठीक है। अगर किसी के साथ यौन संपर्क बना रहे हैं तो क्या कीजिए? कंडोम का उपयोग कीजिए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है अपने पास में? यही है कि भाई अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क नहीं बनाना, या अनजान व्यक्तियों के साथ में यौन संपर्क नहीं बनाना। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो कि किसी को ऐसा लग रहा है कि कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है कि हाँ शायद इस वजह से, कि यौन संपर्क की वजह से शायद कोई भी ऐसी कंडीशन नज़र आ रही है, योग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो फटाफट से क्या करें? डॉक्टर की सलाह लेकर डॉक्टर से इलाज करवाएं, ठीक है। फटाफट से डॉक्टर की सलाह लेकर उससे क्या करें? इलाज करवाना शुरू करें,
ठीक है, तो ये तो हो गए कारण और बचाव की बात। अब हम देख लेते हैं कि इसकी वजह से जैसे यौन संपर्क जो रोग फैल रहे हैं वो किस किस वजह से हो सकते हैं। तो ये देखिए बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, ये प्रोटोजोआ की वजह से भी हो सकता है। तीनों कारणों की वजह से ये रोग फैल सकते हैं। ठीक है, जीवाणु के द्वारा भी फैल सकते हैं, वायरस के द्वारा भी फैल सकते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा भी फैल सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं वो भी आपके करवा देती हूँ। टॉपिक हो गया, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और, बचाव के उपाय लिख लिए हमने, कारण पढ़ लिए हमने। अब अगर हम लक्षण की बात करें तो सभी के लक्षण समान समान ही होते हैं, ज़्यादा कोई चेंजेस आता नहीं है इनके अंदर। क्या लक्षण होते हैं कि भाई पहली चीज़ तो ये कि जननांग जो होते हैं वहाँ पर खुजली होना, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों के अंदर क्या हो जाना, सूजन आ जाना। ठीक है, और कुछ जो है स्मेली द्रव का बाहर निकलना, जिससे बहुत ही गंदी स्मेल आती है। ठीक है, जननांगों का खराब हो जाना, जैसे अंडवाहिनी का है उसका फिर मुड़ जाना या खराब हो जाना। और अगर भयंकर स्थिति हो जाए, देखो ये लिखने में तो कुछ नहीं, मैं लिख भी सकती हूँ पर कोई मतलब नहीं है, लिखूंगी, बात बोल रही हूँ भाई एक ही बात है। थ्योरेटिकल टॉपिक है वैसे तो आप NCERT से भी एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो जननांगों में खुजली होना, सूजन आना, कुछ जो है द्रव का बाहर निकलना कंटिन्यू, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग होना। ठीक है, और अगर मान लो भयंकर स्थिति आ जाए तो इसकी वजह से बंध्यता भी हो सकती है। बंध्यता क्या होती है मैंने बता दिया था, बंध्यता यानी बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होना, तो बंध्यता हो सकती है। या शिशु जो है वो मृत पैदा हो सकता है, मरा हुआ पैदा हो सकता है। ठीक है ना, और भी ऐसी कोई बहुत सारी कंडीशनें उसके अंदर उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि देखो जैसे कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं इसमें, वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं इसके अंदर, और जो एक प्रोटोजोआ जनित रोग जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे हम पहले मैं बता देती हूँ वायरस जन्य रोग। वायरस जन्य रोग, उसके बाद में हम देखेंगे जीवाणु जन्य रोग, और लास्ट हम देखेंगे प्रोटोजोआ जन्य रोग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस जन्य रोग की। तो वायरस जन्य रोग जो हैं वायरस जन्य रोग जो हैं वो है वेजाइनल हर्पीज, वेजाइनल हर्पीज रोग। अब ये वेजाइनल हर्पीज रोग किसकी वजह से होता है, देखो ये वायरस की वजह से हो रहा है। तो वायरस का नाम क्या है वो मैं इस कलर में लिख लेती हूँ। तो इसका नाम क्या है, हर्पीज वायरस। इसका जो रोग कारक है वो कौन है, हर्पीज वायरस। ठीक है, पहला वायरस जनित रोग कौन सा है, वेजाइनल हर्पीज है, और इसका जो रोग कारक है वो कौन है, हर्पीज वायरस है। मैंने आपको ये बता दिया है, देखो इसमें आपको कोई लक्षण याद नहीं करने हैं, बचाव के उपाय वही है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा रोग किसकी वजह से फैल रहा है, बस इतना नाम ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं हेपेटाइटिस बी रोग। हेपेटाइटिस बी रोग, और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है अपने हेपेटाइटिस वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है अपना जेनाइटल वॉल्ट, जेनाइटल वॉल्ट, और ये जो रोग होता है वो होता है पेपिलोमा वायरस की वजह से। पेपिलोमा वायरस की वजह से। ठीक है, तो ये तीन मेन आपको रोग पढ़ने हैं और ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान रखना नहीं है। अगर वायरस जन्य रोग की आपको बात कर ली जाए कि भाई कि आप बताइए एसटीडी के द्वारा वायरस जन्य रोग कौन कौन से होते हैं, इनके रोग कारक कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपको तीन ही याद रखने हैं। पहला है वेजाइनल हर्पिस, जो किसकी वजह से होता है, हर्पिस वायरस की वजह से होता है। देखो हर्पिस
हर्पीस वायरस कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। फिर आता है हेपेटाइटिस बी, तो इसमें भी हेपेटाइटिस वायरस है, ठीक है। फिर आता है जेनाइटल वार्ड, बस इसका नाम थोड़ा सा अलग है, वो क्या है, पेपिलोमा वायरस। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। अब ये तो थोड़ा बहुत तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जीवाणुजन्य रोग। जीवाणुजन्य रोग के अंदर सबसे पहला जो रोग आता है आपका, वो आता है गोनोरिया। गोनोरिया रोग। और गोनोरिया रोग जो है गोनोरिया रोग जो है वो एक जीवाणु के द्वारा होता है जिसका नाम है क्या, निसेरिया गोनोरियाई। निसेरिया गोनोरियाई, या गोनोरी भी आप इसको लिख सकते हैं, गोनोरी भी लिखा होता है बहुत बार, तो गोनोरी भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सिंपल सा है बेचारा, निसेरिया गोनोरियाई। लेकिन ये हो किसकी वजह से रहा है, ये जीवाणु है, ये ध्यान रखना। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बताइए जीवाणु के द्वारा होने वाले एसटीडी कौन से हैं, वायरस के द्वारा होने वाले एसटीडी कौन से हैं, उनके जो रोग कारक है वो कौन से हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिफिलिस। नेक्स्ट जो इसका रोग कारक, रोग का नाम है वो है सिफिलिस। सिफिलिस अजीब अजीब प्रकार के रोग हैं, पर ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है क्योंकि इतना डिटेल में अपने दे ही नहीं रखा है। सिफिलिस जो रोग होता है वो होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है। अब ये पैलिडम में तो बड़ी की मात्रा लगा लो यार, कोई फर्क तो नहीं पड़ता उससे। ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है। तो सिफिलिस भी एक जीवाणुजन्य रोग है और ये किसके द्वारा होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। अब ये देखो, ये ऐसा कैसा आपको उतारना है कॉपी के अंदर, ठीक है। इससे आपको आसानी से बिल्कुल फटाफट से इसी तरह से सारणी याद रखनी है और फटाफट से उतारना है साथ के साथ। आप अभी साथ में भी उतार सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगी उसमें भी आप उतार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है अपना क्लेमाइडियासिस, DCS कुछ ऐसा ही नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक बार याद करने दो मुझे। क्लेमाइडिसीज, आ गया। स्पेलिंग अलग अलग होती है तो हिंदी में इसको लिखना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो क्लेमाइडिसीज जो रोग है आपका वो होता है किसकी वजह से, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, किसकी वजह से होता है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। हो गया, ठीक है। एक बार इसका नाम चेक कर देना क्योंकि मुझे इसके नाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। क्लेमाइडियासिस ही होता है वैसे तो, और इसका जो जीवाणु है वो कौन हो जाएगा, क्लेमाइडिया ट्रोकोनिमा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो 3 रोग अपने इसके पढ़ लिए। अब लास्ट है अपना कौन सा, प्रोटोजोआ जन्य रोग। और प्रोटोजोआ जन्य रोग में केवल आपको एक ही रोग का नाम ध्यान रखना है, और मैं इधर लिख रही हूँ इसका नाम है ट्राइकोमोनिएसिस, ठीक है। और ट्राइकोमोनिएसिस क्या है, रोग है, और ये रोग जो होता है वो एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस लिख लो, वेजिनेलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ठीक है। तो ट्राइकोमोनिएसिस जो है वो किसके द्वारा होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के द्वारा होता है। ये 1-2 जो शब्द होते हैं ना, जैसे कि मान लो कि स्पेलिंग नहीं, मात्रा की प्रॉब्लम, वो आप थोड़ा सा उसके अंदर देख लेना, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड होते हैं तो हिंदी में लिखना इसको बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए,
ठीक है। तो क्योंकि अभी मैं इंग्लिश में अगर लिखूंगी तो फिर आप कहोगे कि इंग्लिश में क्यों लिखा, है ना। तो ट्राइकोमोनियासिस जो है वो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के द्वारा होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो है आपके कौन से रोग हो गए, सारे के सारे STD रोग हो गए, ठीक है। अब इसमें बोलिए आप ये भी जोड़ सकते हो, वायरस जन्य रोग है ना, तो एड्स भी जोड़ सकते हो, ठीक है। एड्स भी लिख सकते हो आप इसके अंदर, एक रह गया एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किसकी वजह से होता है, ये एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ये सारे के सारे रोग हो गए अपने STD के। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया, ठीक है। तो 3 प्रकार के रोग हो गए। एक तो पहला तो हमने पढ़ा वायरस जनित रोग, फिर जीवाणुजन्य रोग और प्रोटोजोआ जन्य रोग। अब इसको याद करने की ट्रिक तो आप खुद ही बना लेना, जैसे कि वायरस जन्य रोग है VHJA, पता नहीं क्या बनेगा इससे, वेजाइनल हर्पीज, हेपेटाइटिस B, जेनाइटल वॉर्ट एंड एड्स तो वैसे सभी को पता होता है नॉर्मली। तो ये सारे वायरस जन्य रोग हैं। वेजाइनल हर्पीज का जो वायरस है वो कौन है, हर्पीज वायरस है। हेपेटाइटिस B का हेपेटाइटिस वायरस है, नो प्रॉब्लम। जेनाइटल वॉर्ट का बेचारा पेपिलोमा वायरस है, ठीक है। और एड्स का कौन है, HIV वायरस। आप यहाँ पे 1 मिनट, हर्पीज वायरस मत करो, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस कर दो। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, लग ही रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस करो, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई, हर्पीज वायरस, वैसे इसको हर्पीज वायरस ही बोल देते हैं नॉर्मली, बट पूरा नाम क्या है इसका, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है ना। तो वेजाइनल हर्पीज का जो रोग कारक है वो हर्पीज सिंप्लेक्स, बेचारा सिंपल सा है, सिंप्लेक्स वायरस है। हेपेटाइटिस B हेपेटाइटिस वायरस, नो प्रॉब्लम। जेनाइटल वॉर्ट पेपिलोमा वायरस, एड्स HIV, ठीक है। जीवाणुजन्य रोग की बात करें तो गोनेरिया के अंदर निसेरिया गोनेरी, ठीक है। सिफिलिस के अंदर ट्रिपोनिमा पैलिडम, क्लेमाइडियसिस, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे अभी भी नाम समझ इसको बोलना नहीं आ रहा है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, ठीक है। और प्रोटोजोआ जन्य रोग जो है वो ट्राइकोमीनियसिस, इसे हम कहते हैं ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ठीक है। इसका रोग कारक कौन है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ट्राइको सेम है, ठीक है ना। तो ये हो गए अपने STD के रोग कंप्लीट, ठीक है। बचाव के उपाय भी हमने पढ़ लिए हैं, सारे के सारे टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं 4th चैप्टर के। एंड अब इसके अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जो हमने क्लियर नहीं किया हो। एक छोटे से लगाकर बड़े से बड़ा टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। बचाव के उपाय वगैरह एक बार इस टॉपिक को आप उसमें से ज़रूर पढ़ लेना, किसमें से, NCERT के अंदर जो थ्योरी वगैरह दी रखी है ना वो ज़रूर आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी अपना ये चैप्टर कंप्लीट है, कोई टॉपिक इसमें से छूटा नहीं है। पीछे के क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी आए तो कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं ध्यान से सुन लीजिए आप मेरी बात ध्यान से, कि ये जो बच्चे आते हैं ना बहुत बार जो अपने लाइव चैट चल रही होती है उसके अंदर जो लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, इसने मेरे को ये बोला, उसने मेरे को ये बोला, तो प्लीज़ वो ना करें। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं वापस ये कमेंट चेक करती हूँ ना, मुझे बहुत गंदा लगता है कि बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं कि लड़ाई करने आ रहे हैं। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, क्लासें ले रहे हैं, फ्री क्लासें हैं, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं हमें पढ़ाना ही पड़ेगा, आपको हम आपसे फीस ले रखी है हमें पढ़ाना ही पड़ेगा। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए ना। और अगर मान लो कि कोई बच्चा है जो ज़्यादा मस्तीखोर है और वो ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है, तो आप उसको मैसेज का रिप्लाई मत कीजिए, वो जो बोलना है उसको बोलने दीजिए। फिर उसके बाद में सर देख लेंगे यहाँ पर, या जो भी टेक्निकल टीम होगी वो देख लेगी, उसको सर बता देंगे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको ब्लॉक करो, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ब्लॉक कर दिया गया है और उनको भी फिर वहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। बट आप प्लीज़ ऐसी फालतू की बातें यहाँ पर ना करें, ठीक है ना। पिछली बार भी मैंने देखा था कमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो वो ना करें कृपया करके। आपको पढ़ने आए हो आप पढ़े, नहीं पढ़ना है आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जल्दी ही कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी उसकी क्लास ले पाऊँ। अगली ही नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आने वाली है आपकी 5th क्लास की, 5th चैप्टर की। तो अभी तक तो यहाँ पर 4th चैप्टर तक आपके नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए आज तक, ठीक है ना। अभी आप मुझे बताओगे अगली ही क्लास के अंदर कि आपने यहाँ तक नोट्स पढ़ लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं कम्प्लीटली, और वो आपको अच्छी तरह से याद है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा कोई भी आप रॉन्ग नहीं करके आओगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है।
तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच। अगर क्लासें अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक करना ना भूलें। जितने बच्चे आते हैं उतने लाइक तो करते नहीं हो आप लोग हैं, इतने सारे बच्चे आते हैं देखने के लिए, मुझे तो इतने लाइक ही नहीं मिलते। फिर बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि भाई देख के चले जा रहे हैं, आपका क्या पैसा लग रहा है भैया, है ना। फ्री क्लासें हैं, कम से कम लाइक शेयर तो कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए चैनल को। जितने बच्चे देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है, फिर वो पूछते हैं कि क्लास कितनी बजे आएगी, क्लास कितनी बजे आएगी। क्लास हमेशा जब भी बायोलॉजी की आती है वो 6:30 बजे आती है, और जो केमिस्ट्री की क्लास है वो 8 बजे आती है। मैं बार बार बोल चुकी हूँ ये, ठीक है ना। तो लाइक ज़रूर करें, अच्छे कमेंट करें, लड़ाई ना करें बिल्कुल। थैंक यू सो मच।